इंडिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर कॉमनली बात करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन है, हमें पता ही है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत ही सेंसिटिव है, लोग बहुत ही कम बात करते हैं। हम आपसे बेसिक्स समझना चाहेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। यूजुअली ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें है ना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशंस है या एनजाइटी डिसऑर्डर्स है उसमें देखा जाता है। कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जाता है? आज के ट्रेंड में अगर हम देखें तो ये एक मच यंगर एज ग्रुप में हो रहा है। ऐसे कौन से मेडिकल कंडीशंस है जिनके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेडिकेशन चल रहा है तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा पेशेंट को? अ, दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंसर्न के ऊपर बात करेंगे जो साइलेंटली कई लोगों को अफेक्ट करता है, पर इसके बारे में डिस्कशन बहुत ही कम होता है। मेडिकल डेटा के हिसाब से 40 साल के बाद अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मेन को कभी कभी प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इस इशू को एक टैबू सब्जेक्ट मान के कोई बात करना ही नहीं चाहता है, पर ये उन मर्दों के कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को काफी अफेक्ट करता है। इसीलिए हम आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के विषय पर चर्चा करेंगे। मैक्सिमम केसेस में लोग इसको टेम्पररी सोचकर इग्नोर कर देते हैं, पर ये बार बार होने का एग्जैक्ट रीजन जानना बहुत जरूरी है। टॉपिकल जेल्स एंड लोकल एप्लीकेशंस का भी इसमें रोल होता है। Today's podcast is brought to you by Penegra Excel range of products by Zydus Healthcare Limited. Zydus Healthcare सालों से एक डिपेंडेबल हेल्थ केयर पार्टनर रहा है फॉर ऑल इट्स कंज्यूमर्स। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश भोजगरिया वंस अगेन। ये नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल और उज्जीवन हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम वादा करते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स गो टू द कॉन्वर्सेशन नाउ। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर आकाश भोजगरिया। थैंक यू। क्योंकि सर आज का हमारा टॉपिक काफ़ी क्रिटिकल है, बहुत ही सेंसिटिव है और लोग बहुत ही कम बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर हमें इससे अच्छी तरह से समझना है तो हमें बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले हम आपसे बेसिक्स समझना चाहेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि क्या ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है या फिर कोई मेडिकल रीज़न है इसके पीछे। देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर बोलें, अगर आम भाषा में बोलें तो इट्स एन इनएबिलिटी टू इनिशिएट और अचीव और मेंटेन अ फर्म इरेक्शन। नाउ ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है काफ़ी सारे रीजंस के कारण भी हो सकता है, जिसमें से कुछ है ना टेम्पोरेरी होता है जो विच इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में होता है, या इट कैन बी बिकॉज अ प्रोलॉन्ग्ड और परमानेंट कंडीशन जो यूजुअली किसी सिस्टमिक डिजीज के कारण होता है। अगर टेम्परेरी के बारे में बोले तो यूजुअली ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें है ना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या डिप्रेशंस है या एनजाइटी डिसऑर्डर्स है उसमें देखा जाता है। एंड या फिर लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे आसपास में या हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग है या अल्कोहल का इंटेक है या हमारा जो जंक फूड्स या इंक्रीजिंग ओबिसिटी है, इसमें बहुत कॉमनली पाया जाता है। अगर सिस्टमिक के हिसाब से बोलें जो परमानेंट है तो काफ़ी सारे हमारे मेडिकल इलनेस है या मेडिकल एलिमेंट है जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ हुआ या हाइपरटेंशन हुआ या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हुआ, तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। जी, तो आज के डेट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास? लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, ओरल मेडिसिन्स हो गया, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस हो गया, इन सारी चीज़ों का क्या रोल होता है इसके ट्रीटमेंट में? देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शंस का ट्रीटमेंट में अगर बोलें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका कॉज
निकालना कि वो किस कारण से हो रहा है। अगर ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है। टेम्परेरी जैसे बोला साइकोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है तो है ना, वी नीड टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट फाइंड इट आउट कि अगर हम अपना स्ट्रेस को या एंजाइटी को कम कर सकते हैं कि नहीं। या अगर ये कोई लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस के कारण हो रहा है या चेंजेस के कारण, हैबिट के कारण हो रहा है, सो वी नीड टू स्टॉप आवर स्मोकिंग हैबिट्स और स्टॉप कंप्लीट अल्कोहल इनटेक। या फिर है ना ओबिसिटी है आपको उसके कारण हो रहा है, तो वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कभी-कभी ये कुछ ड्रग्स के कारण भी देखा जाता है। पर्टिकुलर ड्रग होता है जो किसी आपके डिज़ीज़ के लिए है ना शुरू किया जाता है। अगर कोई नया चेंजेस हो रहा है आपके है ना मेडिकेशंस में या कोई नया मेडिकेशन शुरू हो रहा है, आफ्टर दैट यू फील दैट कि ना कि आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, देन डेफिनिटली गो एंड टॉक टू योर हेल्थ केयर गिवर एंड आस्क टेल हिम और हर अबाउट योर इश्यूज। अगर हम उस ड्रग्स को चेंज कर सकते हैं कि नहीं या अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं। या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, अगर वो है तो उसको है ना वेल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ करने के बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा जो डिजीज़ है या हमारा जो एलिमेंट है परसिस्ट कर रहा है, देन वी नीड टू गो फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी आ गए हैं, जैसे कि ओरल मेडिकेशंस है विच इज़ अ फर्स्ट लाइन जो भी होता है, जिसमें पीडी5 इनहिबिटर और फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स देते हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल है। या अभी आजकल जो नया ट्रेंड है या न्यू जो अभी आ रहा है इज़ द टॉपिकल फॉर्मुलेशंस है। इंडिया में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर कॉमनली बात करने में काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन है, हमें पता ही है। तो इंडिया का करंट सिनेरियो क्या है और कौन से एज ग्रुप में ये ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, अगर इंसिडेंट्स के बारे में बात करें इन इंडिया, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यूजुअली एज़ है ना एक है ना एज रिलेटेड डिसऑर्डर या एलिमेंट था, जिसमें है ना अगर बात करें तो आज से है ना फ्यू डिकेड्स पहले देखा जो जाता था, अप्रॉक्सिमेटली 50 टू 70% ऑफ द पेशेंट्स यूज्ड टू बी इन एज ग्रुप ऑफ 40 टू 70 इयर्स ऑफ एज। बट आज के ट्रेंड में अगर हम देखें तो ये एक मच यंगर एज ग्रुप में हो रहा है, व्हिच इज़ अराउंड 25 टू 30% इन कंपैरिजन टू व्हाट इट वाज़ 5 टू 10% डिकेड्स बैक। इसके भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, जैसे कि बताया है कि है ना जो लाइफ़स्टाइल जो बिहेवियर चेंजेस हो रहा है का उसके कारण है। देन जो सिस्टमिक डिज़ीज़ है, आजकल वो भी देखा जा रहा है कि एट मच यंगर एज में ज़्यादा हो रहा है। पहले डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन वन्स पीपल यूज्ड टू क्रॉस 50 इयर्स ऑफ एज है ना उसमें देखा जाता था। बट आज के डेट में 20-30 इयर्स में है ना आ रहा है। हार्ट अटैक देखने को 20-30 इयर्स में मिल रहा है। तो ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। जी। सर, कुछ देर पहले आप टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो आजकल जो टॉपिकल इरेक्टाइल सपोर्ट जेल्स अवेलेबल हैं, इनका रोल क्या है और ये ओरल मेडिकेशन से कैसे अलग होते हैं? देखिए टॉपिकल फॉर्मुलेशंस काफ़ी ज़्यादा ओरल मेडिकेशंस का है ना फॉर्मुलेशन से या सिस्टमिक फॉर्मुलेशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। सबसे पहले तो ये है ना कि लोकली है ना यूज़ करना पड़ता है इसको, और इसका जो इफेक्ट भी होता है कि लोकली होता है, हमारे सिस्टम में नहीं हो रहा है। तो ये फास्ट एक्टिंग भी है, साथ में वेरी मिनिमल और नो साइड इफेक्ट्स और काफ़ी कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जिसके कारण इसका कंप्लायंस ज़्यादा है ओरल फॉर्मुलेशंस के बनिस्बत में। जी, तो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है अगर ये टॉपिकली अप्लाई किया जाता है? हाउ डज इट टेक प्लेस थ्रू द मेल? हाउ डज अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस थ्रू द मेल? और टॉपिकल एप्लीकेशन स्किन के थ्रू कैसे काम करता है? देखिए, जो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस है वो जो काम करता है थर्मल मॉड्यूलेशंस के हिसाब से काम करता है। इन द सेंस कि है ना हमारे है ना स्किन पे ये एक है ना टेम्परेचर चेंज करता है। जब भी आप इसको है ना यूज़ करते हैं तो सबसे पहले ये कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसके बाद है ना एक बहुत ज़्यादा फास्टर एक वार्म इफेक्ट आता है, जिसके कारण एक केमिकल है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका रिलीज होता है, एंड दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि हमारे वेसल्स को थोड़ा और वो बड़ा कर देता है, जिसके कारण है ना ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, एंड मेन और अ पर्सन कैन गेट्स इरेक्शन। जी। तो अगर ऑनसेट की बात करें, इफेक्ट के ऑनसेट के बारे में बात करें, तो ये जो टॉपिकल जेल्स है, ये कितनी जल्दी इफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और ये पिल्स के कंपैरिजन में फास्टर क्यों होते हैं? अगर ये देखें कि अगर इफेक्ट कितना जल्दी हो रहा है तो ट्रॉपिकल फॉर्मुलेशन आर मच फास्टर। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स के बीच में इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, इन कंपैरिजन टू ओरल फॉर्मुलेशन जिसमें है ना अराउंड है ना 1 आवर टू 4 आवर्स के डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा ओरल फॉर्मुलेशन आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ये उतना लगता है। तो इसी के कारण ये है ना ज़्यादा इसका कॉम्प्लायंस भी इसलिए ज़्यादा है।
अब क्यों ऐसा होता है? इसके लिए है ना रीज़न ये है कि अगर हम है ना एक ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसका सबसे पहले एब्ज़ॉर्प्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन आवर सिस्टम। तो वो पूरे सिस्टम में हमारे पूरे बॉडी में इफ़ेक्ट करना है उसको करना पड़ता है। जबकि टॉपिकल फ़ॉर्मुलेशंस में इट इज़ ओनली इन अ लोकल इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसलिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है। जी, तो बॉडीली लेवल पर कैसे चेंजेस होते हैं आफ्टर एप्लीकेशन? बॉडी के अंदर क्या प्रोसेस होता है जो कि इरेक्शन को सपोर्ट करता है? तो जैसे बताया कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन आवर ओरल फॉर्मुलेशंस के कंपैरिजन में। ये जो थर्मल मॉड्यूलेशंस के बारे में बोला कि है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ कूलिंग इफेक्ट टू है ना वार्म इफेक्ट, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना केमिकल जो रिलीज करता है जिसके कारण ये वेसोडाइलेशन होता है और ब्लड सप्लाई बढ़ता है। जी, तो सिंस हम टॉपिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके सपोर्ट में कोई क्लिनिकल डेटा आज के डेट में अवेलेबल है क्या? और अगर है, तो उसमें कॉमनली जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताया गया है क्या? देयर आर फ्यू क्लिनिकल डेटास जो है ना इसके सपोर्ट में अवेलेबल है, जो ये रिकमेंड भी करता है कि टॉपिकल फॉर्मुलेशंस कैन बी यूज्ड। बट अगर वो क्लिनिकल डाटा के लिए मैं बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल डाटा उन लोगों के लिए ऊपर में यूज़ किया गया है जिसमें ओरल फॉर्मुलेशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड और फॉर सम रीजंस द ओरल फॉर्मुलेशन वाज नॉट रिकमेंडेड। सो वैसा ही क्लिनिकल डाटा है हमारे पास में। व्हाट वाज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर कोई कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या तो वो मेंशन साइड किए गए हैं साइड क्या? इफेक्ट्स है ना, ये इसका साइड इफेक्ट्स है ना सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो लोकली देखा जाता है। सिस्टमिक है ना उतना ज़्यादा कोई है ना साइड इफेक्ट नहीं है। लोकली या तो है ना एक इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या कभी-कभी रैश देखने को मिलता है, और कभी-कभी ये कुछ लोगों में देखा गया है कि एक प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन देखने को मिला है। बट जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं इट्स फॉर वेरी कपल ऑफ आवर्स, नॉट अ मेजर वन। तो ऐसे कौन से मेडिकल कंडीशंस है जिनके साथ अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेडिकेशन चल रहा है तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा पेशेंट को? सो देर आर फ्यू मेडिकल कंडीशन जिसमें हम बोल सकते हैं कि ना कि दिस ओरल फॉर्मुलेशंस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्पेशली दैट फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सबसे पहले जो आता है कि है ना कि इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इन प्रीवियस इन, अगर आपका फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर के साथ में, तो इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। फिर है कि अगर आपका कोई लीवर डिजीज है, या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, या रिसेंट हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक है, या आपका है ना पेप्टिक अल्सर है, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये सब में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या फिर आप कुछ टाइप ऑफ मेडिसिन्स में हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करता है, हमारे बॉडी के है ना ब्लड प्रेशर को कम करता है, और फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स भी हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। अगर दोनों एक साथ ले रहे हैं सो इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। देन कुछ और मेडिकेशंस है, जैसे कि कुछ डायूरेटिक्स जो हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स है जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, फिर कुछ और भी है ना आपका कार्डियोवास्कुलर मेडिकेशंस है जिसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। कुछ गैस के लिए मेडिसिन हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं, रेनिटिडिन, विच इज़ है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर दिस। जी, तो सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो बिना प्रेस्क्रिप्शन के अगर कोई टॉपिकल जेल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहा है, वो उनके लिए कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, ट्रॉपिकल जेल फॉर्मुलेशंस का है ना बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है। सो इसका कोई बहुत ज़्यादा रिस्क इफ़ेक्ट नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ओरल फॉर्मुलेशन जो आज भी है ना हमारे इंडिया में है ना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है, अगर उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि सेल्फ मेडिकेशंस ना करें, बिकॉज़ उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। इफ एनीवन इज़ सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ problems, I'll recommend first go to your healthcare provider, talk to him or her, and if he or she recommends, then only you go for the medications. जी, तो एक बार हम कंपैरिजन समझ लेते हैं। अगर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें एंड साइड बाय साइड अगर ओरल PD5 इनहिबिटर्स जैसे सिल्डेनाफिल टैबलेट्स की बात करें, तो इन दोनों के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये डिफरेंस है कि ये है ना जो ओरल मेडिकेशंस है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और लोकल फॉर्मुलेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो पहले भी मैंने बता दिया है। दूसरा है कि साइड इफेक्ट्स, आपका ओरल फॉर्मुलेशंस का साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू योर दिस लोकल फॉर्मुलेशन। और या मैं बोलूँगा कोई साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है।
कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कुछ है ना ड्रग इंटरैक्शंस है ओरल मेडिकेशंस का, जो आपका टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के नहीं है। ज़्यादा फास्टर इफेक्ट देता है टॉपिकल फॉर्मुलेशन इन कंपैरिजन टू ओरल फॉर्मुलेशन, और इसलिए कॉम्प्लायंस भी इसका टॉपिकल फॉर्मुलेशंस का ज़्यादा देखने को मिलता है। जी, तो एक डॉक्टर को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि उनके पेशेंट के लिए एक टॉपिकल फॉर्मुलेशन ज़रूरी है या फिर ओरल मेडिकेशन ज़रूरी है? देखिए, अगर अभी तक है ना बात करें इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस, तो है ना स्टिल इन इंडिया PDE5 इनहिबिटर्स आर द अप्रूव्ड मेडिकेशंस फॉर योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही आता है कि हम फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर से ही शुरू करें, आफ्टर टेकिंग आउट ऑल अदर कंडीशन, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या कोई ड्रग के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सबको है ना हम लोग साइड रखने के बाद या उन सब के बारे में ध्यान रखने के बाद हमको शुरू करना है। अगर इससे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसका, देन ओनली वी शुड गो फॉर अ योर टॉपिकल फॉर्मुलेशन। जी, तो अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने यूजुअली पेशेंट्स में एक्सेप्टेंस किस तरफ ज़्यादा देखा है? टॉपिकल जेल्स की तरफ या फिर ओरल मेडिकेशंस सी की तरफ? इंडिया में अगर बोलूँ, मैं अपने पेशेंट्स के बारे में बोलूँ, तो दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द ना टॉपिकल फॉर्मुलेशंस, क्योंकि इजी टू यूज़ है, फास्टर एक्शन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। सो उनका एक्सेप्टेंस है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना आपका टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में है। जी, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर ही रहे थे कि काफ़ी क्रिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक है आज का हमारा, तो आपके तरफ से एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज आप उन पेशेंट्स को क्या देना चाहेंगे जिससे कि वो बिना हेजिटेट किए अपने डॉक्टर से बात कर पाएँ अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है तो? देखिए, मैसेज के बारे में अगर बोलूँ, तो सबसे पहले तो है कि ना कि डोंट सेल्फ मेडिकेट, क्योंकि जितने भी है ना टाइप्स ऑफ है ना, जो सिल्डेनाफिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और हेसिटेशंस ये इसलिए होता है बिकॉज़ है ना एक है ना सोशल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको, कि एक तो लगता है कि ना कि हमको ये इस तरह से कैसे हो गया, या हमको नहीं होना चाहिए था। सो मैं बोलूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे कि है ना कि कैन बी बिकॉज ऑफ सम सिस्टेमिक डिजीज ऑल्सो। सो गो एंड फर्स्ट टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि आपका अंडरलाइन डिजीज माइट नॉट बी है ना डायग्नोस्ड येट, तो जिसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि है ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हो सकता है कि आपको कोई वस्कुलर डिजीज हो, या यू आर मोर प्रोन फॉर हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जो है ना आपको अभी तक पता नहीं चला हो, और इसके कारण शायद पता चल सके। अगर ये सब कुछ नहीं रहता है, तो एटलीस्ट यू विल गेट अ परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर इट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आकाश, इस सेंसिटिव टॉपिक पर हमें और हमारे दर्शकों को एडुकेट करने के लिए। एक ओपन डिस्कशन आज के डेट में काफ़ी ज़रूरी है। आपके साथ हमने टेक्निकली बहुत कुछ डिस्कस किया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर बहुत कुछ हमें पता चला। हमारे दर्शकों को भी आज बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास ऐसे ही दूसरे कोई हेल्थ टॉपिक्स हैं जिस पर आप चाहते हैं कि हम यहाँ चर्चा करें, आप हमें अपने सजेशंस या फिर क्वेश्चंस लिख कर भेज सकते हैं। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to podcast@sastasundar.com. Do like, share and subscribe to सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 100% जेन्युइन मेडिसिन, 18% डिस्काउंट and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.